अब ये प्रश्न उठता है कि हमें पीएसआईआर को पढ़ना कैसे चाहिए, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप यूपीएससी के नोटिफिकेशन में जिन शब्दों का चयन किया गया है उस पर गौर करें। यूपीएससी जहां पर ऑप्शनल पेपर्स के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहा है अभ्यर्थी को, वहां पर खास तौर पे ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस, यानी जिसमें पीएसआईआर आता है, उसके बारे में यूपीएससी ने कुछ बातें कही हैं। और उसमें सबसे प्रमुख बात कुछ इस शब्दावली में लिखा गया है कि जो आपका पेपर होगा या पेपर में जो प्रश्नों का लेवल होगा वो बीए के लेवल से ऊपर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी मान लीजिए आप बीए प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपके प्रश्नों का स्तर बीए प्रोग्राम के लेवल का नहीं होगा। इसके बाद यूपीएससी कहता है लेकिन वो एमए के लेवल का भी नहीं होगा, यानी आपको इस सब्जेक्ट में मास्टर्स नहीं करना है। यानी आपका लेवल क्या हुआ, आपका लेवल हुआ बीए ऑनर्स का। अब यहां पर सबसे बड़ी गड़बड़ी जो बच्चा कर लेता है वो ये सोचता है कि मुझे बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस पढ़ना है। बिल्कुल भी नहीं, आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ना है, ये गलती आपको नहीं करनी है। इसीलिए whenever you are thinking about preparing for UPSC with PSIR as an optional, तो आप भूल कर भी don't ever let this thought come to your mind or pop up in your mind that you are going to study a BA honors political science level paper or entire syllabus. It's not going to be like that. यहां पर आपका जो सिलेबस है वो बड़ा सीमित है। यानी बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में आप काफी कुछ चीजें पढ़ते हैं पर ऑप्शनल में आप वो सब कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो एक तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपका जो अप्रोच है, अप्रोच में आपको बीए ऑनर्स के लेवल पे जाना है, लेकिन आपको बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस नहीं करना है। इसीलिए कोई ऐसा बच्चा जिसने कभी भी पीएसआईआर न पढ़ा हो उसके लिए भी इस ऑप्शनल को लेकर एग्जाम पास करना कोई बहुत बड़ी मुश्किल की बात नहीं होती है। अगली चीज, अप्रोच में मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि जब आप पीएसआईआर चुन रहे हैं और ये कुछ और ऑप्शंस पर भी लागू होगी, आपके हाथ में 2 पेपर्स हैं। 2 पेपर्स का मतलब हुआ कि 250 अंक का एक पेपर और 250 अंक का दूसरा पेपर, यानी आपके हाथ में 500 अंक हैं। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे तो जाहिर सी बात है, मान लीजिए किसी जीएस पेपर में आपके अच्छे अंक नहीं आए, मान लीजिए, है ना, फर्ज कीजिए कि कोई ऐसा जीएस पेपर हुआ जिसमें आप अच्छा उत्तर नहीं लिख पाए। सपोज यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेरी वेल इन वन ऑफ दिस जीएस एग्जामिनेशन। डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद आपके पास ऑप्शनल में इतने अंक होते हैं कि आप इतना लेवल क्रॉस करने ऊपर कि आप इंटरव्यू पहुंच पाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो अप्रोच में इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी जल्दी आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं अपना पेपर देते हुए, जितनी जल्दी आप प्रयास करते हैं ऑप्शनल का सिलेबस कंप्लीट करने का, उतनी ही आपकी परीक्षा में सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा चीज, अप्रोच में ही क्या आपको बहुत सारी किताबें पढ़नी चाहिए या आपको कुछ टेक्स्ट बुक्स को पढ़ना चाहिए। अब देखिए, जब आप YouTube पे जाते होंगे या सोशल मीडिया पहुंचते होंगे तो वहां पर आपको खूब सारे वीडियोस मिलेंगे कि हमने कौन कौन सी पुस्तकों को रेफर किया। जैसे कुछ लोग किसी एक्स नंबर की पुस्तक की बात करेंगे, कोई वाई नाम के पुस्तक की बात कर लेगा, कोई जेड नाम के पुस्तक की बात कर लेगा। मैंने जहां तक इस पेपर को पढ़ाया है अभी तक बच्चों को, चाहे मैं जब दिल्ली विश्वविद्यालय पढ़ाता था वहां पढ़ाने की बात हो, या जब मैं जेएनयू में टीचिंग असिस्टेंट था वहां की बात हो, यहां तक कि अभी जब मैं एगमट कार्डर और डानिक्स जो पद है उस पर जब प्रशिक्षण देता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग यूनियन टेरिटरी सिविल सर्विसेज में, चाहे वहां की बात हो, आपको किसी भी ऑप्शनल पेपर की तैयारी किसी एक किताब से नहीं करनी चाहिए। इसीलिए जब बच्चे किसी एक टेक्स्ट बुक रेफर कर लेते हैं तो उनका आंसर मीडियोकर दर्जे का होता है, वो आंसर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले दर्जे का नहीं होता है। यह दुखद है, चाहे हम हिंदी माध्यम की बात करें या इंग्लिश मीडियम की बात करें, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदी मीडियम एस्पायरेंट्स और वी आर टॉकिंग अबाउट द इंग्लिश मीडियम एस्पायरेंट्स, देयर इज अ जनरल बिलीफ, एक आम धारणा है कि यहां पर एक पुस्तक है उससे सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, उसी को पढ़ डालीजिए। देखिए, आपको यह नहीं करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि आप इस पेपर को पढ़ते हुए क्लास में सबसे ज्यादा फोकस कीजिएगा। हम लोग यहां पर क्या करते हैं, आपका एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए पेपर 1 है, पेपर 1 के कई सारे उप आयाम है या उसमें उप विषय हैं, उसको अलग अलग अच्छी पुस्तकों से मिलाकर समायोजन करके बाय ब्रिंगिंग टुगेदर रेलेवेंट एंड मीनिंगफुल थॉट्स एंड फैक्ट्स रिगार्डिंग एनी सब टॉपिक,
वी मर्ज इट टुगेदर एंड देन डिलीवर, और उसमें हमारे अपने पर्सपेक्टिव भी जुड़ जाते हैं। तो किसी एक पुस्तक पे आप रिलाय न करें। अगली बात, अप्रोच में ही कई बार आपको यह भी बात कहा जाएगा कि हाँ PSIR ले लो, इससे GS2 भी हो जाएगा, इसमें आपको स्कॉलर्स और थिंकर्स को पढ़ना है तो GS4 भी हो जाएगा, इसमें आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपको गांधी जी के अधीन जब भारत का राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ता है इसके बारे में पढ़ना है तो आपका GS1 का टॉपिक हो जाएगा, इसके अंदर आपको प्लानिंग पढ़ना है, डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को पढ़ना है तो आपका GS3 भी कवर हो जाएगा कुछ टॉपिक्स। देखिए, कहने को ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये एक तरीके से दो धारी तलवार है, इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। क्यों? जो GS पेपर है उसका लेवल है जनरल अंडरस्टैंडिंग का, जेनरिक आपको इस स्तर पे जाना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एकदम एवरेज बन जाएं, बट जनरल आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। ऑप्शनल में जब आप इन्हीं विषयों को पढ़ते हैं जो शब्दों के माध्यम से GS2 में मौजूद हैं, जिसे मान लीजिए PSIR में आप इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स को पढ़ते हैं, वहां पर आपके पॉलिटी रिलेटेड खूब सारे सेक्शंस आते हैं, तो कायदे से आप कह सकते हैं कि सर GS2 में भी ये है और ऑप्शनल पेपर में भी है, तो ये दोनों एक ही जैसी बातें होंगी। ऐसा नहीं होता है, दोनों का वेंटेज पॉइंट या दृष्टिकोण अलग है। जब आप GS2 में पढ़ते हैं तो आप सिर्फ हार्डकोर पॉलिटी जिसे बोला जाता है जनरल लेवल से उसका अध्ययन करते हैं, लेकिन जब आप इसको ऑप्शनल पेपर में पढ़ते हैं तो वहां पर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स जिसे हम बोलते हैं राजनीतिक संकल्पनाएं, वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ पावर, ठीक है, पूरा का पूरा सत्ता का ढांचा, ट्रांसफॉर्मेटिव कैपेसिटीज, संरचनात्मक क्षमताएं कैसी हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या बदल रहा है, क्या गहमागहमी चल रही है, आप इन पॉलिटिकल एंगल से किसी इशू को पढ़ते हैं। GS में आपको पॉलिटिकल एंगल का इस्तेमाल उतना नहीं करना होता है। तो मैं आपको कहूंगा कि हाँ, आपकी एक आरंभिक मदद हो सकती है। आप वित्त आयोग पढ़ेंगे ऑप्शनल पेपर में, वो आपको GS2 में मदद करेगा। आप भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे ऑप्शनल पेपर में, वो आपको GS2 में मदद करेगा। लेकिन GS2 में जैसे ही आपने ऑप्शनल का लेवल लगा दिया तो इसका सीधा मतलब मैं आपसे कह रहा हूं आपका GS2 में अंक कम हो जाएगा, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा आप दे रहे हैं। इसीलिए इस अप्रोच में एक केयरफुल हमेशा रहिएगा कि मैं GS2 और ऑप्शनल के बीच का डिफरेंस, ये जो अंतर है, भेद है, वो सामान्य अध्ययन का पेपर है, ये वैकल्पिक विषय का पेपर है, वो सामान्य स्तर के प्रश्न हैं, ये BA ऑनर्स स्तर की जानकारी है। अगर मैं इस भेद को, इस डिफरेंस को, इफ आई एम नॉट मेंटेनिंग इट, तो मेरे अंक जो हैं GS2 में कम हो जाएंगे, हो सकता है मेरे ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ जाए। तो बिल्कुल ये काफी मदद करता है बाकी पेपर्स में, लेकिन अप्रोच वाइज ध्यान रखिएगा, आपको इसमें एक डिफरेंस रखना है, नहीं तो आपके साथ नुकसान होने की संभावना बढ़ जाएंगी। ये बात भी मैं आपको बता देता हूं। अक्सर मैंने देखा है कि इस बात को लोग बताते नहीं हैं और कई बार बच्चों का रिजल्ट खराब हो जाता है। ये शिक्षक की भी गलती है कि वो इस अंतर को बच्चों तक नहीं पहुंचाते हैं। अप्रोच में अगली बात आती है कि किसी भी चीज को पढ़ा कैसे जाता है। देखिए, अब इसमें आप इसे चाहे GS पे अप्लाई करें या ऑप्शनल पे अप्लाई करें, दोनों में आपकी मदद करेगा, लेकिन PSIR पढ़ते हुए कुछ बातों को ध्यान रखिएगा। PSIR एक तरफ ट्रेडिशनल पारंपरिक विषय इसमें मौजूद हैं, जैसे कि मान लीजिए राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी, आम बोलचाल में अंग्रेजी में उसको पॉलिटिकल थ्योरी कहते हैं। उसमें आपको फिर पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स मिलता है। राजनीतिक संकल्पनाएं मैं ज्यादा उचित समझता हूं बोलना, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स का हिंदी जब आप अनुवाद करते हैं तो इसमें विचार शब्द आता है, अलग अलग अवधारणाएं शब्द आ सकता है, लेकिन सबसे जो उचित शब्द है वो राजनीतिक संकल्पनाएं हैं, क्योंकि किसी भी एक राजनीतिक विचार की बहुत सारी संकल्पनाएं होती हैं। तो आप पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, फिर आप मान लीजिए इसी में पढ़ रहे हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं, फिर आप पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पढ़ रहे हैं तो आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ रहे हैं। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में आते हैं, वहां पर आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उस दौरान की राजनीति के माध्यम से समझना चाह रहे हैं कि कैसे संविधान और हमारी राज्यव्यवस्था पर असर पड़ा। फिर आप आगे बढ़ते हैं और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में पॉलिटी के सेक्शन से जोड़कर उसका पॉलिटिकल इंप्लीकेशन को पढ़ते हैं और अन्य विषय इसमें आप पढ़ते जाते हैं। जब मैं सिलेबस पर बात करूंगा तो इस पर और ज्यादा गहराई से आपको बताऊंगा। इसी तरह से आप फिर बढ़ते हैं तुलनात्मक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंध, और इसमें आप फिर भारत की विदेश नीति को एक उपभाग की तरफ पढ़ते हैं।
अब है क्या कि इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आ रहे हैं जो कि ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं, पारंपरिक टॉपिक्स हैं। अब थ्योरी है, थ्योरी तो बहुत पहले दे दी गई है। राज्य के सिद्धांत है, बहुत पहले दे दिया गया है। सत्ता का विचार है, बहुत पहले दे दिया गया है। हेजुमोनी का विचार है, बहुत पहले लिख दिया गया है। एक तरफ है पारंपरिक विषयों की गहन समझ को बनाना, लेकिन पीएसआईआर को जो चीज बहुत अच्छी बनाती है वो है इसका डायनामिक चरित्र, इसका व्यापक चरित्र। वो क्या है कि इसमें एक तरंग मौजूद है, यानी आसपास जो सामाजिक घटनाक्रम है उससे जोड़कर जब आप थ्योरी को अप्लाई करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर समझ बना पाते हैं। यानी कोई भी टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो, चाहे वो ट्रेडिशनल डोमेन में आता हो, पारंपरिक विषयों में आता हो, आप उसे हमेशा अपने आसपास चल रहे घटनाक्रम से जोड़कर पढ़ने का प्रयास कीजिए। इसलिए हमारी क्लास में जब हम पढ़ाते हैं तो हर एक टॉपिक को पढ़ाते हुए मैं आपको लिंक करना सिखाऊंगा। मुझे बहुत अच्छे से याद है, दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ा रहा था और हमारे पॉलिटिकल साइंस के एक बहुत बड़े टीचर हैं, वो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ाते हैं। उनका एक व्याख्यान था, एक लेक्चर था, और उस लेक्चर में उन्होंने बात कही थी कि चाहे आप सिविल्स की तैयारी कर रहे हो, या आप रिसर्च में आना चाह रहे हो, या आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हो, पॉलिटिकल साइंस अगर आपका एक महत्वपूर्ण विषय है तो इसे हमेशा अखबारों के साथ, समाचार पत्र, आसपास जो चल रहा है उससे जोड़ के पढ़िएगा। तो एक तो अप्रोच में इस बात का हमें ध्यान रखना है। इसका फायदा क्या है, आप लोग जीएस की तैयारी के लिए, प्री की तैयारी के लिए करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, है ना। करंट अफेयर्स मैगजीन्स आप लोग खरीद लेते होंगे, खूब सारी सूचना आप लोग इकट्ठा करना चाह रहे होंगे। यू मस्ट बी ट्राइंग वेरी हार्ड to inculcate as much information as possible for your pre-examination as well as the main examination of the GS part. So what will happen? You keep on doing that. आप उस काम को करते रहिए. But when it comes to optional, at that point of time, उस समय आप राजनीतिक संकल्पनाओं से किसी खबर को पढ़िए। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले की बात है ये, वियतनाम के साथ भारत ने एक संधि की और हमने अपनी तरफ से एक असला उनको दे दिया है नौसेना का। अब देखिए आप इसको जीएस में कैसे पढ़ेंगे, भारत वियतनाम संबंध, जीएसआईआर जो कहलाता है, जीएस पेपर 2 का, भारत वियतनाम संबंध, रक्षा सहयोग, डिफेंस कोऑपरेशन, और उसमें हम लोगों ने कुछ दे दिया। लेकिन जब आप इसको पढ़ते हैं पीएसआईआर से, चीजें बदल जाएंगी। पहली बात, हम लोग रक्षा सहयोग कर रहे हैं और सैन्य अस्त्रों का आदान प्रदान कर रहे हैं, यानी भारत दे रहा है। यह अपने आप में एक नई चीज है जो हमारी विदेश नीति में आए हुए परिवर्तन को दिखाती है। दूसरा, क्या हम, एक प्रश्न है, क्या हम नॉन अलाइनमेंट से मल्टी अलाइनमेंट की तरफ जा रहे हैं? आर वी मूविंग फ्रॉम नॉन अलाइनमेंट टू मल्टी अलाइनमेंट? ये दूसरा प्रश्न बनेगा। तीसरा, इज दिस पार्ट ऑफ अ लार्जर आइडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इन द साउथ ईस्ट एशिया? क्या यह दक्षिण पूर्वी एशिया में भारत की बदलती विदेश नीति का भाग है? आर वी क्रिएटिंग आवर ओन स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस? क्या हम अपना कोई अलग प्रभाव क्षेत्र विकसित करना चाह रहे हैं? कुछ इस प्रकार के प्रश्नों से अब आपको इस खबर को पढ़ना है। यानी जीएस में हो गया एक सामान्य स्तर की जानकारी, जैसे ही पीएसआईआर आया आपने एक के बाद एक कॉन्सेप्ट्स गिराना शुरू किया। स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस, मल्टी अलाइनमेंट, चेंजिंग डायमेंशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, आप चाहें तो इसमें रियलिस्ट थ्योरी से भी आ सकते हैं। क्या हम अपना एक अलग मेथड ऑफ अरेंजमेंट बना रहे हैं? आर वी क्रिएटिंग आवर ओन जोन ऑफ इंटरेस्ट? इज सम काइंड ऑफ पावर प्ले टेकिंग प्लेस इन द साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ चाइना सी एरिया? आर वी डीलिंग विद चाइना इमीडिएटली और नॉट? इस तरीके से आप क्या करते हैं, पीएसआईआर में राजनीतिक संकल्पनाओं का प्रयोग करेंगे। तो एक तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए अपने अप्रोच में। अप्रोच में जो अगली बात आपको ध्यान रखनी चाहिए वो है कि पीएसआईआर पढ़ते हुए और पढ़ाते हुए बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है कि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा एडिटोरियल्स, ज्यादा से ज्यादा कॉलमनिस्ट ने जो बातें लिखी हैं उसको पढ़िए। जैसे मान लीजिए बहुत बड़े बड़े विचारक हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत बड़े विधि के एक प्रोफेसर थे जो आज मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक में काम करते हैं। आप में से शायद कुछ लोगों ने उनका नाम सुना होगा, प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी। बहुत कमाल के लेखक हैं, पोस्ट कॉलोनियल लीगैलिटी, ह्यूमन राइट्स में उन्होंने काफी कुछ लिखा है। या फिर हो सकता है आपने इनका नाम सुना हो, प्रोफेसर प्रताप भानु मेहता, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में काफी समय काम किए, अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ाए। उनकी एक बड़ी पतला सा एक उनकी किताब है, वो लेक्चर की तरह था, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी, बहुत चर्चित हुआ था, उसकी खूब बातें की गई थी। तो मान लीजिए प्रताप भानु मेहता कुछ लिख रहे हैं। या हो सकता है प्रोफेसर राजीव भार्गव,
पॉलिटिकल थ्योरी के आधिकारिक विद्वान माने जाते हैं इंडिया में, विश्व के स्तर पर भी। भारतीय संविधान को एथिक्स की दृष्टि से देखने के बारे में एक बड़ा सेमिनार उन्होंने आयोजित किया था CSDS में। तो हो सकता है अखबार जब आप पढ़ रहे हो तो आपको इस प्रकार के लेखकों और विचारकों के आर्टिकल्स मिल रहे हो। अब इसमें है क्या, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, हर एक आर्टिकल को पढ़ने का प्रयास करते हैं, हर एक आर्टिकल पर वो उतना ही समय दे रहे हैं, लगे हुए हैं लगातार। ये अप्रोच कभी कभी हमें बहुत नुकसान देती है। क्यों? कारण नंबर 1, फर्स्ट रीजन, आप शायद ज्यादा, हद से ज्यादा विचारकों को पढ़ने लगे हैं और उनके थॉट्स आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। कारण नंबर 2, किसी एक इशू पर किसी एक विचारक को बार बार पढ़ने से आपका जो इंफॉर्मेशन का बैंक है ना, या इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ये बढ़ नहीं रहा है, ये लिमिटेड हो रहा है। कारण नंबर 3, कोई एक टॉपिक पर एक समय में लगातार आर्टिकल्स आएंगे, तो आप कितने आर्टिकल्स पढ़ेंगे, कितनों को आप स्टोर कर पाएंगे? तो ये एक समस्या रहती है। तो मैं हमेशा ये बात बच्चों से कहता हूं कि क्लास में जिन बातों को मैं आपको बताऊंगा, विचारकों की या सबकी, आप उस पर लिमिटेड रहिए। साथ में क्या करिए, बहुत चुनिंदा जो मैं आपको रेफर करूंगा उसको पढ़िए, हो सकता है उससे आपको मदद मिल जाए। लेकिन आप अपने आप हर एक विचारक के लेख को पढ़ने का प्रयास न करें। मत भूलिए, आप लोग किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देने नहीं जा रहे हैं, आप लोग यूपीएससी की परीक्षा देने जा रहे हैं। इसकी रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशन आपसे अलग है, इसकी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटी की एक्सपेक्टेशन वाली नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा लिमिटेड हमें यहां पर रहना चाहिए। और इसमें सबसे अच्छा क्या होता है, जब आप किसी एक विचारक को पढ़ें तो आप ये जानने का प्रयास करें कि ये किस स्कूल ऑफ थॉट से लिख रहा है। क्या ये उदारतावादी हैं, क्या ये उदारतावाद में थोड़ा सा वाम का विचार रखते हैं, वामपंथ का, लेफ्ट लिबरल कई बार उनको हम बोल देते हैं। क्या ये उत्तर औपनिवेशिक समय के हिसाब से लिख रहे हैं, पोस्ट कॉलोनियल चिंतक हैं, क्या ये मार्क्सवादी चिंतक हैं। मतलब आप अगर स्कूल ऑफ थॉट के हिसाब से जान लेंगे तो इसके 2 फायदे हैं। नंबर 1, आप उस विचारक के तर्क की हर बात को समझने में आपको सहजता होगी। यू विल फाइंड इट इजी टू डिसिफर व्हाट द स्कॉलर इज ट्राइंग टू कन्वे टू यू, एंड you will also know the limitations because you are aware from which ideological vantage point this particular person is writing, कि वो किस विचारधारात्मक या अवधारणा से वो लिख रहे हैं, तो आप उसकी सीमाओं को भी उतने ही बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो अप्रोच में एक ये, विचारकों पर आपको थोड़ा सा स्पष्ट होना चाहिए। इतना ही नहीं, जब कभी भी आप PSIR पढ़ते हैं तो आपको यह भूलना नहीं है कि आपका लक्ष्य है इस पेपर को पास करना। सिलेबस बड़ा है ना। कायदे से जो बच्चे कहते हैं कि हाँ उस वाले पेपर का सिलेबस छोटा है, प्यारे बच्चों ऐसा नहीं होता है। यूपीएससी अपने ऑप्शनल सिलेबस को बैलेंस करके रखता है, तो उसमें आपको देखने में छोटा लग रहा होगा, पढ़ना आपको लगभग एक बराबर ही पड़ जाता है। तो आप देखिए, आपने सिलेबस को देखा, अब आप इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि अंत में करना क्या है, पढ़ पढ़ के कुछ नहीं होने वाला। इफ यू आर adamant to acquire more and more knowledge, it is not going to benefit you because in the end you have to get your thoughts on paper. आपको उसको पेन डाउन करना है। तो इसमें देखिए दिक्कत क्या आती है। पहली दिक्कत आती है जब मैं यहाँ पर जो आंसर्स आते हैं उसको चेक करता हूँ, या जब किसी को मेंटरशिप दे रहा होता हूँ, जैसे हमारे कुछ विद्यार्थी हैं जो इस साल मेंस दे रहे हैं PSIR से, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस मेरे साथ करना चाहा, मेरा CV वगैरह देख के, प्रॉस्पेक्टाइज में क्लासेस को देखकर। तो हमने कहा ठीक है, आप राइटिंग करिए, हम लोग आपको राइटिंग प्रैक्टिस सेशंस भी देंगे। तो उन्होंने पढ़ाई पहले की, फिर उन्होंने कहा कि सर हमें 1 साल और आपके साथ राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, तो उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस किया। जब कभी भी हम उन पेपर्स को चेक करते हैं तो मैंने अक्सर एक चीज पाई है, पढ़ तो लेता है बच्चा, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअली अपने आप को रिफाइन करके पेपर पे उतार नहीं पाता है, या उसको दिक्कत होती है। इट मीन्स दैट यू आर एबल टू रीड अ लॉट but you are not able to transfer from here on the piece of paper. अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कोई फायदा नहीं है किसी भी ऑप्शनल को लेकर, चाहे वो PSIR ही क्यों ना हो। अब आपको करना क्या है, कैसे इससे आप बचें, इसके 2 तरीके होते हैं। नंबर 1, आप ये प्रयास कीजिए कि जो कोई भी एक टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसको एक पन्ने पर आपको उसको सारांश लिख देना है। 1 पेज, आप उसको 2 साइड में नहीं, 1 पेज का एक जो आपका इस साइड है, इस पे आपको हर एक टॉपिक का एक कॉन्सेप्ट नोट बना देना है। यहां पर हम इस चीज को उपलब्ध भी कराते हैं, वी ऑल्सो प्रोवाइड दिस टू आवर स्टूडेंट्स, कि कैसे आपको 1 पेज पर पूरा का पूरा थॉट आ जाए। सपोज आप गांधी का विचार पढ़ रहे हैं, गांधीज्म,
तो गांधीज्म पे आपको 10 पेज नहीं लिखना है, आपको गांधी पर जो आपके नोट्स हैं वो 1 पेज पर आ जाना चाहिए। सपोज कर लीजिए आप लोग उदारतावादी विचार पढ़ रहे हैं, तो उस पर आप 5 पेज नहीं लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा लिबरलिज्म या उदारतावाद 1 पेज पर ले आना है। इससे क्या होगा, ये करने में थोड़ा समय जरूर लगता है, लेकिन एग्जाम टाइम के समय यही चीज काम आएगी, क्योंकि आप 1 पेज पर किसी एक थॉट के बारे में, किसी एक टॉपिक के बारे में सारे के सारे विचारों को लिख चुके होंगे और उनके बीच में इंटरलिंक करना सीख चुके होंगे। और जब आप कीवर्ड्स लेके जाते हैं ना दिमाग में, तो आप ज्यादा अच्छा उत्तर लिख पाते हैं, बजाय इसके कि आप लोग एक एक पैराग्राफ रट के जाएं और उसको लिखने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि यूपीएससी आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन के हिसाब से पेपर नहीं बनाएगा। यूपीएससी सिलेबस, टॉपिक, आसपास के लक्षण के हिसाब से पेपर बनाएगा। एंड व्हेन यूपीएससी इज डूइंग दैट, यू आर नॉट एबल टू राइट अ गुड आंसर बेस्ड ऑन योर मग्ड अप अंडरस्टैंडिंग। तो रटना नहीं है, 1 पेज पर अपने नोट्स को पूरा कलेक्ट कर लेना है और फिर इसको लिखना है। अब समस्या आती है कि क्लास में फिर कैसे होगा। क्लास में आई विल डिक्टेट, मैं यहां पर डिक्टेट करता हूं, आपको बताऊंगा और आपको रोज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। व्हाट विल हैपन, शुरुआत में हो सकता है आपको देर हो, आपको दिक्कत हो, लेकिन आप जब रोज लिखने की हैबिट में आएंगे तो एक समय आएगा कि कोर्स खत्म होते होते तक आप लोग किसी भी टॉपिक को उठाया करेंगे और मैं आपसे कहूंगा इस पे लिखिए, और विद इन 15 मिनट्स मैक्सिमम आप लोग 2 से 3 आंसर्स भी, हो सकता है कई बच्चे तो 15 मिनट्स में 2 अच्छे आंसर लिख डालते हैं। तो एक तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए अप्रोच में कि हम बहुत ज्यादा नोट्स ना बनाएं, हमारे नोट्स टॉपिक वाइज लिमिटेड हों, ताकि लास्ट टाइम पे हम उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकें और वो हमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे। एक ये बिंदु भी आपको समझना चाहिए अप्रोच में कैसे पढ़ना होता है। अगला, अप्रोच में एक और चीज जो मदद करती है वो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। देखिए ओल्ड क्वेश्चन पेपर क्या करते हैं, कई बार मैंने सुना है बच्चे कहते हैं सर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स को लिखवाने की प्रैक्टिस आप करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे, आपको लिखना ही होगा, वो तो जायज सी बात है ना, वो नहीं होगा तो पढ़ाई कैसे होगी। लेकिन आप क्या ये सोच के चल रहे हैं कि यूपीएससी ओल्ड क्वेश्चंस को रिपीट कर देगा लफ्ज व लफ्ज? मान लीजिए अपवाद की तरह कर भी दे, लेकिन क्या ये अच्छी स्ट्रैटेजी है? मेरा ये मानना है, आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि ये अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर से हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट कर रहा है। हमें क्या देखना है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से या विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों से? पैटर्न क्या है, किसी एक टॉपिक से सवाल का स्ट्रक्चर क्या है, किस प्रकार के शब्दों को पूछा जा रहा है, आसपास क्या चल रहा था और क्या किसी आसपास करंट में चल रही चीज से यह सवाल जुड़ा हुआ है। जैसे आप जाके देखेंगे ना तो आपको मिलेगा कि अच्छा गांधीज्म पे ऐसे सवाल हैं, अच्छा पॉलिटिक्स वाले सेक्शन से ऐसे सवाल हैं, अच्छा फिलोसोफर पे ऐसे सवाल हैं, वगैरह वगैरह। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर का हमको देखने का ओरिएंटेशन क्या है। इतना ही नहीं, आपके अप्रोच में एक बहुत बड़ी चीज है, वो मुझे लगता है और इसे मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अप्लाई करें। जब कभी भी आप पीएसआईआर ऑप्शनल चुन रहे हैं या आप कोई भी ऑप्शनल चुन रहे हो, आज हम पीएसआईआर पे बात कर रहे हैं तो मैं उस पर फोकस करना चाहूंगा कि जब आप पीएसआईआर ऑप्शनल चुन रहे हैं तो एक प्रयास कीजिएगा, आपको इस सब्जेक्ट को जीना है। मेरा मतलब क्या है, यू हैव टू लिव दिस एंटायर सब्जेक्ट। सिंपल, जॉन रॉल्स नाम के एक विचारक हैं, मान लीजिए रोनाल्ड डोरकिन नाम के विचारक हैं, मान लीजिए हाना अरेंट हैं, एंटोनियो ग्रामशी हैं, महात्मा गांधी हैं, नेहरू हैं, मान लीजिए बुद्धिस्ट फिलॉसफी है, दुनिया भर की चीज। आपकी उंगलियों पर या आपके अंदर इनके विचार आत्मसात होने चाहिए। मतलब आप कहीं खड़े हैं और कोई आपसे पूछ दे अच्छा रॉल्स क्या बात करता है, तो आप बहुत अच्छे से बता पाएं। आपको वहां पर आपके नोट्स देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हैं यूपीएससी के लिए ना, तो यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको एकदम घुस के गोता लगा रहे हैं और रॉल्स पे रिसर्च कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन आपको रॉल्स के बारे में जानकारी ऐसी मिल जानी चाहिए और इतना ज्यादा आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि आप रॉल्स को जीने लगें। कि जैसे मान लीजिए कल को एक प्रश्न आ जाए, अभी दिल्ली में बाढ़ आई हुई है, मैं इसी एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। दिल्ली में बाढ़ आ रखी है, यमुना, कुछ लोग लिख रहे हैं यमुना इज रिक्लेमिंग दिल्ली, रिक्लेमिंग हर लैंड, कि यमुना की जो भूमि थी वो उसको वापस प्राप्त कर रही हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि इससे मानवों को बड़ा दिक्कत हो रहा है, मानव सुरक्षा का प्रश्न बन रहा है।
कुछ लोग लिख रहे हैं कि इससे इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है, वगैरह वगैरह। यानी एक बाढ़ पर अलग अलग विचार हैं। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि कैसे इसको ठीक किया जाए, तो एक कमेंट आ रहा है बार बार कि देखिए हमने यमुना के फ्लड बैंक पे फ्लाईओवर्स बना दिए, हमने वहां पर एंक्रोचमेंट कर दिया, हमने अपने घूमने फिरने की जगहें बना दी, हमने बड़े बड़े स्मारक बना दिए। Since we have created all of these monuments and structures there, that is why the Yamuna is not able to expand the way she was expanding in past, and that is why the flood is going on, and Yamuna is definitely going to bring more havoc in the coming years, है ना। इस तरह की बातचीत हो रही है। अब यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट कैसे काम करता है। हमने आखिर वहां पर बड़े बड़े रोड्स और इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनाए क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना था कि इससे जाम, इससे ट्रैफिक में आसानी से मूवमेंट हो जाएगा और इससे शहर में यातायात अच्छा हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो आराम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाएंगे। शायद आप लोग अगला पॉइंट गेस कर चुके होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हमने यमुना के फ्लड बैंक पर रोड बनाते हुए डेवलपमेंट का बारे में जब सोचा तो हमारा डेवलपमेंट का विचार यूटिलिटेरियन था। हम उपयोगितावाद से इस विचार को देख रहे थे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा कैसे पहुंचे। अब यहां पर रॉल्स अलग बात करेंगे, यहां पे कांट अलग बात करेंगे, यहां पे वो तमाम लोग जो उपयोगितावादी सिद्धांत से अपना सरोकार नहीं रखते होंगे, दोज हु डोंट फील कंफर्टेबल विद यूटिलिटेरियन डॉक्ट्रिन, वो अलग बात करेंगे। और कुछ उपयोगितावादी, पीटर सिंगर जैसे लोग इसमें अलग बात करेंगे, क्लाइमेट का पूरा विचार लेकर, क्लाइमेट जस्टिस का विचार बनाकर। यानी आप सब्जेक्ट को जब पढ़ रहे हैं ना, तो सब्जेक्ट आपके ऊपर बोझ ना हो, आपको बड़ा मजा आए, आपके अंदर रुचि होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं इससे तैयारी कर रहा हूं अपने वैकल्पिक विषय की और मैं इस सब्जेक्ट को जीता हूं। इसके बाद ध्यान रखिएगा, जब कभी भी आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए कि एग्जाम के दिन में भी ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ प्रश्न नहीं आते होंगे। कई बार ये होता है, मेरे कई सारे विद्यार्थियों ने जब इस पेपर को दिया या मेरे कॉलीग्स ने दिया, मेरे बैचमेट्स ने दिया, तो एग्जाम के दिन तक उनकी तैयारी कई बार पूरी नहीं होती थी। लेकिन जो मैंने आपको पिछला पॉइंट बताया ना, अप्रोच में इसको जीना होता है सब्जेक्ट को, उसके दम पर वो लोग क्वालिफाई कर गए। कैसे? मान लीजिए उनको कोई चीज नहीं आ रही है पर उनके पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स उनको पता थे, उन्होंने बड़ा अच्छा आंसर लिख दिया। उनको विश्लेषण करना था, समालोचना करनी थी, डिस्कस करना था, एनालिसिस करना था, क्रिटिकल अप्रेजल करना था, उन्होंने बहुत अच्छा इसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स उठाकर लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस के माध्यम से अच्छा आंसर लिखा और वो बाकायदा सफल भी हुए। तो एक होता है कि जब आपको अगर लगता है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है, तो अपने अप्रोच के बारे में आपको बता रहा हूं, घबराइएगा मत, ये होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट्स पर एक जोर हमेशा देना है। यदि आप नहीं दे रहे हैं तो शायद आप इस तरीके से फंस जाएंगे।